हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मैथ के विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है जो आपके बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और हो सकता है ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछी जाए, ठीक है ना। और हमारे चैनल पे आप पहले मरते विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो डालूँ तो आपको डायरेक्टली मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि पहला प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगी, यानी कि माध्यिका की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि सारे को हम लोग क्या करते हैं, अवरोही या फिर आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, इसको लिखेंगे। उसके बाद में क्या है, 5 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 9 है, उसके बाद में 10 है, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका 11 नहीं है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल संख्या को गिनेंगे। टोटल संख्या को जब गिनते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 संख्या, ठीक है ना। तो 8 संख्या है तो क्या करेंगे, 3 संख्या इधर से 3 संख्या इधर से हटा लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जो बीच में बचेगा वही मेरा आंसर होगा। बट यहाँ पे 2 संख्या बच रहा है तो दोनों संख्याओं के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 15 आएगी। 15 में 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे तो 7.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9, 9 का बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो रही है। देखिएगा यहाँ पे सबसे बार बार कौन आया था, देखिए 7 जो है 2 मरतबा आया है, 9 1 2 3 मरतबा आया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना कि सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 3 मरते आया है, 7 2 मरते आया है, ठीक ना। आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करते चलना है। उसके बाद में आपको बेल आइकन प्रेस करना है सब्सक्राइब करने के बाद में, ठीक ना, ताकि मैं वीडियो इस प्रकार के डालूँ तो आपके डायरेक्टली मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या जो किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, सिर्फ एक और या फिर अपने आप से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 27 जो है इसमें 3 से भाग हो जाती है, 9 से भाग हो जाती है, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 35 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 5 से और 7 से भी डिवाइड हो जाती है। 56 जो है इसमें डिवाइड हो जाती है 7 से और 8 से, ठीक ना। यहाँ पे 13 जो है 13 में किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, सिर्फ 13 से और 1 को छोड़ करके, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अगर बात किया जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी सम संख्या भी 2 ही होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी ब्रह्मवर्ता के सारणी का माध्य जो है 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। बहुलक निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका, बहुलक बराबर जो होता है फार्मूला वो होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो 3 माध्य, यानी कि यहाँ पे माध्य देख लीजिए कितना दे रखा है, माध्यिका को ही हम लोग बोलते हैं माध्यिका, यानी कि 9 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 9 में हम इससे 3 में गुना कर देंगे, माइनस 2 गुने माध्य कितना दे रखा है आपका, माध्य जो दे रखा है 8.9 दे रखा है। तो 8.9 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब गुना कराते हैं तो 9 कितना होती है 27, और यहाँ पे जब 2 से हम 8.9 में गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हासिल 1 आया, 8 दूनी 16, 1 17.8 है। इसको घटा रहे हैं तो घटाने पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 2 घटाने पे आएगा, और यहाँ पे बच गया आपका 9, यानी कि 9.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 19 तथा 25 का समांतर माध्य क्या होगा, यानी कि अर्थमेटिक मीन AM क्या है। तो देखिए समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो दोनों संख्याओं को जोड़ करके, यानी कि A + B/2 करते हैं, यानी कि A दे रखा है 19 और B दे रखा है 25। तो यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 9/14 होती है। 14 में जब 2 से भाग करेंगे 14 में 9/14 और 2 1 3 1 4 44 में जब 2 से भाग करेंगे तो आपका 22 आंसर राइट आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू आपको देखते रहना है, और देखिए थोड़ा बहुत देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और टिक लगाते चलना है, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है कि हमने जो पढ़ा है वो वाकई में वो सब हमसे बन रहा है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के तौर पे है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में डायरेक्टली पूछी जाएगी, ठीक है ना। आपको वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखते चलना है जहाँ तक ये वीडियो जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो सके तो जहाँ तक हमसे हो सके वहाँ तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, किसी घटना ई की PE और PE न होने की प्रक्रिया क्या होती है। यानी कि देखिए यहाँ पे PE और PE नहीं, यानी कि PE + PE डैश जो होती है हमेशा 1 के बराबर होती है, ठीक है ना।
होने की प्रत्येकता और न होने की प्रत्येकता को जब ऐड करते थे हमेशा क्या होती है, एक होती है प्रत्येकता की। जब बात आ गया तो हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रत्येकता का जो न्यूनतम मान होता है 0 होता है और अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। हमेशा प्रत्येकता का मान 0 और 1 के बीच में ही आंसर आता है। संभव घटना की प्रत्येकता 1 होती है, निश्चित घटना की प्रत्येकता 1 होती है, असंभव और अनिश्चित घटना की प्रत्येकता का मान हमेशा 0 होता है। इस चीज़ को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। जो भी हम बात बोल रहे हैं उसको क्या करते चलना है, नोट करते जाना है। क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ते चलिए। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 सिक्के को उछालने पर 2 शीर्ष आने की क्या प्रक्रिया है। देखिए 2 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल संभावना कितना बनेगा, तो 2 सिक्का को जब उछालेंगे तो संभावना आपका बन जाएगा 4। कैसे, क्योंकि देखिए 1 मरते में 2 आ रहा है, तो 2 मरते उछालेंगे तो पावर 2 करेंगे तो संभावना कितना बनेगा 4। हमसे बोला है कि उछालने पर 2 शीर्ष आने की क्या प्रक्रिया है। देखिए संभावना क्या क्या बन सकता है, जब 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो हो सकता है पहला पे हेड आ जाए, दूसरा पे टेल आ जाए, ठीक है। नहीं तो पहला पे हेड टेल और दूसरा पे आ जाए हेड, नहीं तो दोनों पे आ जाए हेड, नहीं तो दोनों पे आ जाए टेल। ये संभावना टोटल बनेगा। हमसे बोला है कि दोनों के ऊपर शीर्ष आने की क्या प्रक्रिया है, यानी कि टेल आने की क्या प्रक्रिया है। दोनों पे शीर्ष आने की क्या प्रक्रिया है, देखिए दोनों पे शीर्ष होना चाहिए, तो इस पर भी है, इस पर भी है और इस पे भी, इस पे मात्र नहीं है। तो आपका जो है टोटल संख्या कितने पे आ सकता है टेल, तो 3 पे। टोटल संभावना कितना है, टोटल संख्या कितना है 4 है, यानी कि आपका 3/4 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आपको बेहतर तरीका से आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से इसको हल किया जाए। सबसे पहले करेंगे क्या, एक फिगर को बनाएंगे। सबसे पहले का हम लोग करेंगे फिगर को बनाएंगे। तो देखिए एक हमने फिगर को बनाया, इसमें बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है ये इसकी आधार की लंबाई से कितनी गुनी है, √3 गुनी है। तो हमने √3 लिख दिया और यहाँ पे क्या है 1 है, तब ना इससे ये √3 गुना हो गया। हमसे बोला है कि ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए इसके सामने क्या होता है पी होता है, ठीक है ना। तो हमको tan c निकालना पड़ेगा। tan c का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि tan का फॉर्मूला होता है p/b होता है, p/b होता है। तो सामने वाला p है तो p के जगह पर √3 रखा और b के जगह पे क्या है 1 है तो 1 रखा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कितने डिग्री में जो है √3 होता है, तो 60 डिग्री में होता है। tan c बराबर जो है √3 है, इसका मतलब c का मान कितना रखेंगे जो √3 देगा, तो 60 रखेंगे, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3 हो जाता है, ठीक है। तो आपका सब नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लौसा क्या होगा, यानी कि लौसा हमसे बोल रहा है अभाज्य संख्याओं का लौसा क्या होता है, दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं, यानी कि ए इंटू बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। जैसे कि हम बता देते हैं आपको 3 और 5 का बोला जाता है कि लौसा क्या हुआ था, 3 और 5 का लौसा नहीं निकलता है तो हम लोग क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। 3 और 5 है क्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या का जब भी लौसा बोला जाए उन दोनों को क्या कर देना है गुना कर देना है। अगर मसा बोल देता है तो उसका मसा हमेशा 1 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है। 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। बोल रहा है इनमें से कौन घटना की प्रक्रिया का मान नहीं हो सकता है। नहीं होने का मतलब है, देख लेते हैं कौन नहीं हो सकता है। देखिए 1/3 यानी कि 3 में से 1 आ सकता है। यह है 0.3 यानी कि 0.3 यानी कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, 0 और 1 के बीच में ही प्रक्रिया का मान करता है, तो ये तो लाई कर जाएगा 33%। इसका मतलब है 33 बटा में कितना 100, यानी कि 100 में से 33 आ सकता है, ये सही है। लेकिन 6 में से क्या 7 आ सकता है, ये कभी नहीं पॉसिबल है, यानी कि 6 टोटल संभावना है उसमें से कितनी आएगी 7। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं पूछा है, ठीक ना, तो नहीं वाला में आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि संख्या 2.13 113 है, तो ये आपका जो है आपका अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए जब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तो ये मेरा परिमेय संख्या होता है, बट यहाँ पे जो है p/q के रूप में इसको कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये संख्या जो ना रिपीट हो रही है ना किसी भी पॉइंट पर जाकर के कट रहा है। देखिए यहाँ पे जो है 1 बढ़ते जा रही है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। जो संख्या कट जाती है पॉइंट के बाद में या फिर रिपीट होती है एक ही संख्या, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, अन्यथा ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। देखिए अभी जस्ट बताया 100 अभाज्य संख्या, यानी कि 3 और 5 ले लेते हैं, ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या। 3 और 5 का मसा क्या होगा हमेशा 1 होगा, यानी कहने का मतलब है 100 अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। अगला बोल रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी कि इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन जो है जो विषम पूर्णांक का रूप है। तो यहाँ पे देखिए अगर m की जगह पे 1 रख रहे हैं तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और 2 6, ये आपका क्या है सम संख्या है, ठीक है ना। 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8
और 2 10, 3 से करेंगे 4 3 12 और 2 14, यानी कि सम दे रहा है। इसमें भी करेंगे 1 रखेंगे तो 4 1 4 और 4 8, 2 से करेंगे 4 चौका 16 और 4 20, सॉरी 4 दूना 8 और 4 12 हो गया। 5 से करेंगे तो 5 चौका 20 और 4 24 हो जाए। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे गुना करते हैं 1 से तो 4 1 4 1 5 हो गया। अगर 0 से भी गुना करते हैं तो हमेशा संख्या में ये क्या देगा, एक विषम संख्या देगा। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4m प्लस में 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि पहले से बनाया हुआ है, ठीक है ना, इसको हल करके ही बनाया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या हमेशा 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक ना, आपको क्या करना है, कलम कॉपी लेकर के साथ में बैठना है। ठीक ना, आपको 100% ये वीडियो आपको कारगर सिद्ध होने वाली है, एकदम 100% है कि आपको 50 नंबर कहीं नहीं जा सकता ऑब्जेक्टिव में, अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट आप लोग देख रहे हैं तो। ठीक ना, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगी। आपको क्या करना है, सबसे अच्छी बात है कि आपको बेल आइकन सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ, वैसे भी आपको पता नहीं है प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के वहाँ से अपना क्लियर कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 15, ये बोल रहा है 2x² - 3x - 5 का शून्यक है। यहाँ पर देखिए शून्यक निकालना है, तो देखिए इसमें से शून्यक सबसे अच्छा आसान काम होता है कि ऑप्शन तो 3 है, तो यहाँ पर जो संख्या इसको शून्य कर देगा वही मेरा शून्यक होगा। तो 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 3 1 3, यानी कि 2 में से 3 जाएगा तो -1 और माइनस में 5, माइनस में 6, तो ये आपका शून्यक नहीं है। बी में देख लेते हैं, यहाँ पे 1 रखना है हमको, सॉरी माइनस में 1 रखना है, तो माइनस में 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 से 2 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। माइनस में है 3 गुने -1, तो 3 गुने -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 1 3, और यहाँ पे है आपका कितना है 1 है, यानी कि ये वाला घट करके क्या हो गया। देखिए इसको हल करेंगे, देखिए x के जगह पे कितना रखना है, माइनस में 1 रखना है, x के जगह पे क्या रखना है, माइनस में 1 रखना है, और 5 के जगह पे -5 है तो -5 छोड़ देंगे। ठीक है ना, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। -3 और -1 को जब गुना करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगी, 2 1 2 हो गया, और 3 और माइनस में कितना है 5 है। जब इसको हम हल करते हैं तो प्लस में 5 और माइनस में 5 आपका आंसर दे देगा 0, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दे रखा है इसमें बी, यानी कि -1 रखने पे इस संख्या को क्या कर देती है, शून्य कर देती है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है ऑप्शन से भी बना दे सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि px जो है qx इंटू जी एक्स, और px की घात है 6 और gx का घात है आपका 2, तो हमसे बोला है px बटा gx क्या हो गया। देखिए px की वैल्यू कितना है 6 है और gx की वैल्यू कितना है 2 है, तो जो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 6x² - 11x प्लस में 3 के शून्यकों का योग क्या हो गया। यानी कि हमसे बोला शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। माइनस में क्या लिखना है हमको, -b/a लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b की जगह पे कितना है माइनस में 11, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और a की जगह पे 6, यानी कि 11 बटा में क्या हो गया 6, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है ना, शून्यकों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b/a पे जब इसको रखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और a की जगह पे कितना है 6, यानी कि 11/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो चर x और y के रैखिक समीकरण ax + by प्लस में c = 0 के वास्तविक संख्या का समुच्चय में कितने हल होंगे। हमसे बोला है दो चर x और y के में कितने हल होंगे। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चर में है, तो x और y में रैखिक समीकरण में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हल कितने होते हैं, तो अनंत होते हैं। ठीक ना, क्योंकि x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू निकलते जाते हैं। अगर यहाँ पे आ जाता दो युग्म वाला आ जाता तब यहाँ पे हो सकता था एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल हो सकता था। बट यहाँ पे जो है रैखिक समीकरण है और दो चर वाला, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पे बोला है युग्म, युग्म का मतलब होता है डबल। ठीक है ना, जोड़ा 2x प्लस में 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के हल होंगे, यानी कितना हल इसका होगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। कंडीशन है
A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2, ये कंडीशन होता है, ठीक है ना। ये कंडीशन में जो कंडीशन फुलफिल कर जाएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कितने हल होंगे। देखिए इसको हम A1 के जगह कितना है 2 है, A2 के जगह कितना है 4 है, B1 के जगह पे कितना है 3 है, और B2 के जगह पे 6 है, और C1 के जगह पे कितना है 5 है, और C2 की जगह पे कितना है 15। ये हमने कहाँ से लिख दिया, तो हमने यहाँ से लिखा है, देखिए ये है आपका A, ये है B और ये है C, यानी कि 2 2 है। यहाँ भी वही चीज़ है, तो इसलिए हमने A1 बोला, B1 बोला और C1 बोला, A2 बोला, B2 बोला और C2 बोला। बस यही छोटा सा बात है, आप लोग पढ़े हैं, आपको याद होगा, ठीक है। तो उस वाले फार्मूला पे क्या करते हैं हम लोग, इसको सेट करते हैं। तो जब इसको सेट कर दिए तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग काट करके, इसको काटेंगे तो 2 आएगी, इसको काटेंगे तो 2 आएगी, इसको काटेंगे तो 3 आएगी। इसका मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर में 1/3। इसमें ध्यान दीजिएगा कौन बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे कट लगेगा, ये वाला नहीं हो रहा है बराबर। इसका मतलब पहला मर्ते में कट लगता है तो एक हल होता है, दूसरा मर्ते में कट लगता है तो कोई हल नहीं होता। अगर किसी में कट नहीं लगता है तो इसका मतलब अनंत हल होता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है या फिर नहीं है। तो इसमें जो है आपका कोई हल नहीं वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है, ठीक है ना। देखिए आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा है, ये बोल रहा है कि √1 + tan स्क्वायर थीटा जो tan स्क्वायर ए होगा किसके बराबर होता है। 1 + tan स्क्वायर जो होती है सेक स्क्वायर की होती है, बट यहाँ पे सेक स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे रूट चढ़ा हुआ है, तो सीधे क्या हो जाएगी सेक हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर जब चढ़ेगा तो क्या देगा रूट देगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 33 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो वैल्यू राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो है कॉसेक है, तो इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, अब माइनस में है आपका tan स्क्वायर 33 डिग्री, तो tan लिखेंगे, और tan 33 को चेंज करना चाह रहे हैं तो 90 माइनस में क्या लिख सकते हैं 57 लिख सकते हैं, 90 माइनस में 57 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से जब 57 को घटाएंगे तो 33 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा अगला स्टेप हो जाएगा कॉसेक 57 डिग्री माइनस में tan 90 माइनस थीटा क्या होती है कॉट होती है, ठीक है ना। सारे के सारे स्क्वायर में चल रहा है तो स्क्वायर को लेते चलेंगे। ये tan 90 माइनस थीटा क्या होती है कॉट थीटा, यानी कि 57 डिग्री हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा आपका क्या हो गया सेम हो गया एंगल की वैल्यू, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan कॉट स्क्वायर थीटा जो होती है आपका 1 के बराबर होती है। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि cos 48 माइनस में sin 42 की वैल्यू क्या होगी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे, जैसे अभी बताए हैं उसी प्रकार से इसको क्या कर लेना है हल कर लेना है। तो cos यहाँ पे है आपका 48, अब माइनस है तो माइनस डालेंगे, साइन क्या है 42 है, तो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में लिख सकते हैं 48, किसी एक को चेंज करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका cos 48, अब माइनस है तो माइनस डालेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है cos थीटा, ठीक है। तो cos में से cos गया, सेम चीज़ में से सेम चीज़ आती है, तो रिजल्ट क्या देता है, रिजल्ट आपका 0 देता है, जो ऑप्शन नंबर ए में बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x की वैल्यू क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या करते हैं सारी संख्याओं को जोड़ करके उसकी संख्या से भाग करते हैं तो क्या निकलता है माध्य निकलता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 5 को जोड़ेंगे तो 9 9 9 18, 18 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना देगा 29, 29 प्लस में x बटा में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि इसको जो करेंगे ये हो जाएगा आपका 29 प्लस में x, बटा में कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5, अब बराबर में रिजल्ट कितना दे रखा है यानी कि माध्य 7। अब इसको क्या करते हैं 29 प्लस x, अब बराबर में ये गुना होगा तो 7 25 देगा 35, हमको चाहिए x की वैल्यू, तो 35 माइनस में क्या हो जाएगा 29, जब इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है क्या ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति निकालना है। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग डी निकालते हैं। तो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी कि डी बराबर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी यानी कि विवेचक निकाले विवेकता निकाले, तो इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपका 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, 1 नंबर ये और 2 नंबर सब्जेक्टिव में, ठीक ना। बी के जगह पर कितना दे रखा है तो ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो बी के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ए के जगह पर फिर 4 है और सी के जगह पर क्या है 1 है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा,
माइनस है तो माइनस 4 गुने 4 कितना होगा 16 हो गया, यानी कि 16 में से 16 किया तो क्या बचा 0 हो गया, यानी कि मूल की जो वैल्यू है डी की वैल्यू जो आया कितने के बराबर 0 के बराबर है। तो ये जो डी बराबर 0 आती है इसके मूलों की प्रकृति होती है वास्तविक और बराबर, ठीक ना। बराबर कब होगी जब 0 के बराबर होगी। अगर डी का मान 0 से छोटा हो गया यानी कि माइनस में चला गया तो आपका काल्पनिक हो जाता है, यानी कि अवास्तविक हो जाता है। और डी का मान 0 से बड़ा अगर होता है तो वास्तविक होता है और असमान होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 अल्फा बराबर में 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे 3 अल्फा बराबर में 90 डिग्री है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 जो गुना में है इधर आएगी भाग में, तो यानी 90 को जब 3 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 30, यानी कि यहाँ पे अब रख देंगे अल्फा की जगह पे 30 और साइन 30 क्या होता है 1/2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 1/2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस में कॉस 45 माइनस में थीटा की वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 45 प्लस थीटा माइनस में कॉस 45 माइनस थीटा है, किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक ना। अभी जस्ट हम लोग ऊपर में क्वेश्चन देखे हैं, देखिए साइन 45 प्लस थीटा को साइन 45 प्लस थीटा लिखें, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कॉस है तो कॉस लिखेंगे। देखिए 45 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं 90 में से जब 45 प्लस थीटा को जब घटाएंगे तो आपका 45 माइनस में थीटा आएगा, ठीक ना। जब इसमें से आप इसको घटाइएगा तो यही संख्या आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग अगला स्टेप क्या बनेगा मेरा, तो साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये टोटल को हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये टोटल के टोटल क्या है थीटा है, ये टोटल के टोटल क्या है थीटा है, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा क्या बोलता है साइन थीटा। थीटा का जब कितना है 45 प्लस में थीटा है, ठीक ना। टोटल को हमने माना है थीटा। देखिए सेम चीज़ में से सेम चीज़ घट रहा है तो रिजल्ट क्या देगा 0 देगा, यानी कि ऑप्शन में दे रखा है, क्या ऑप्शन में सी में दे रखा है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी इस प्रकार के वीडियो डाला होगा आपके मोबाइल में डायरेक्टली नोटिफिकेशन जाए, ठीक है ना। अगले वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।